हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरीज 2 ऑफ सर्किट थ्योरी। एसी सर्किट्स के इस सीरीज में आज हम समझेंगे एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर क्या होता है एंड हेंस पावर फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे समझेंगे हम। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एक रजिस्टर में जब कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी ऑब्वियसली पावर सप्लाई दिया जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट फ्लो होता है। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज दिया जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट फ्लो होता है। और एनहेंस हमारे इंडक्टर में भी ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो कि बैक ईएमएफ की वजह से होता है, करंट फ्लो होता है। तो किस तरह से फेज लीड एंड फेज लैग जैसे कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं जो काफ़ी बेहतर तरीके से हमने डिस्कस किया था, एलिमेंट्री चीज़ों को समझा था। तो एक बार रिकॉल है आपके लिए यहाँ पे कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और जो करंट फ्लो होता है वो इन फेज होता है। रियल एक्सिस, अगर हम इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरह जस्ट समझने की कोशिश करें, जो कि बार बार मैंने बताया इन चीज़ों को कि ये जो हॉराइजॉन्टल एक एक्सिस है, एक हॉराइजॉन्टल लाइन को आप रियल लाइन समझो, ठीक है, या रेफरेंस लाइन समझो। तो मेरे सारे वोल्टेजेस मैंने दिखा रखे हैं आपके समझने के लिए, ठीक है, इन द दिस एक्सिस ऑफ दिस हॉराइजॉन्टल एक्सिस, दैट इज रियल एक्सिस। तो वोल्टेज रियल है तो करंट भी उसी एक्सिस पे जा रहा है, वोल्टेज की एक्सिस पे ही करंट भी जा रहा है, यानी करंट भी रियल है। तो ऐसा केस हमें रेजिस्टेंस में मिलता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर, दिस इज ऑब्वियसली कैपेसिटर, दिस इंडक्टर। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस से बिलोंग करते हैं वो सेम फेज में है। लेकिन यहाँ पे देखिए वोल्टेज मेरा रियल एक्सिस पे जा रहा, लेकिन करंट मेरा वर्टिकल है, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे जा रहा, ठीक है, ये रियल नहीं है। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब है कि जो 90 डिग्री डिफरेंट होगा, बियॉन्ड होगा हमारे रियल एक्सिस से, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो यहाँ पे करंट मेरा इमेजिनरी है कहीं ना कहीं, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। 90 डिग्री फेज शिफ्ट है और ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको करंट को लीड करना कहते हैं। सो लीड और लैग तो इंपॉर्टेंट है ही, बट वहाँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एम्फोसाइज मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा करंट वोल्टेज के साथ, वोल्टेज के अलोंग नहीं है, वोल्टेज के डायरेक्शन में नहीं है। यानी कि अगर मेरा वोल्टेज रियल है, एंड ऑब्वियसली मैं रियल एक्सिस पे दिखा रहा हूँ तो ये रियल है यहाँ पे, तो अगर मेरा वोल्टेज रियल है तो करंट मेरा इमेजिनरी होगा, यहाँ पे ये समझना होगा। सेम इज द केस विथ एन इंडक्टर। इसमें भी वोल्टेज मेरा रियल एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा वोल्टेज ऑब्वियसली वोल्टेज मेरा रियल एक्सिस पे, लेकिन करंट अगेन में 90 डिग्री डिफरेंट डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, यानी कि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेजेस को, एंगल्स को, ये करंट जो होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे है, ऐसे आपको एज्यूम करना होगा। ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, ऐसे एज्यूम करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत बेस्ट लैंग्वेज होता है किसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैथमेटिक्स वेरी फर्स्ट क्लास में भी हमने एसी सर्किट्स के फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा यूज है, उस लैंग्वेज में हम चीज़ों को समझेंगे। कौन सी चीज़ों को? एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट पावर, इस सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में बेटर समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिकॉल देना चाहता हूँ। यहाँ पे रिकॉल नहीं है, इसके बेसिस पे एक कंक्लूजन देखिएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिकॉल देखिए यहाँ पे। ये मेरा क्या रियल एक्सिस है, ठीक है, रियल एक्सिस, जिसको मैं लिख दूंगा वर्ड में क्योंकि हमारा एम्फेसिस यही होने वाला है, रियल एक्सिस। और इधर मैं दिखाऊंगा आपको वर्टिकल लाइन जो दिखा रहा हूँ, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। आप मत समझिए कि मैं फिर से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ। How this complex number is going to be mapped or going to be very much important in order to understand this whole concept of active, reactive, apparent power and all। तो किस तरह से ये हमारा काफ़ी इजी कर देने वाला है इस सारे कॉन्सेप्ट को, ये देखिएगा। अब सपोज हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब ये इस रियल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, जो रियल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से मान लो कोई रैंडमली मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो इस P का मतलब है कि ये इस दिशा में, यानी कि रियल एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ वैल्यू ऑक्युपाई कर रहा होगा, ठीक है, रियल एक्सिस की दिशा में कुछ वैल्यू होगा, और इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में, है ना, वर्टिकल दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान के चलते, यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो वैल्यू ऑक्युपाई करता है वो करता है सपोज Q, ठीक है, Q ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, R ले लेते हैं। मैं सब ये लेटर्स क्यों चूज कर रहा हूँ बाद में आपको बताऊंगा। इसको मैं R ले लेता हूँ,
और ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ है ना, क्या होता था बचपन में पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं बस, दिस रिकॉल ऑफ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग्स। तो ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे, P पॉइंट्स के जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो R हो जाएगा। और ये जो इस एक्सिस में अगर हम बात करें तो इसको हम ले लेते हैं S, ठीक है, इसको S ले लेते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया मेरा, R, S। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो मैं P को लिख सकता हूँ, R प्लस JS, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो R है और ये जो वैल्यू है S है, सिंपल। अब इसको मैं दूसरे ये तो हो गया मेरा कार्टेशियन फॉर्मेट, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में P को रिप्रेजेंट करना, ऑल आर रिकॉल्स। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से एक रेडियल डिस्टेंस बताएगा जो हाइपोटेनियस होगा, जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है उसका लेंथ बताएगा। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। सेंटर से आ रहा, ऑब्वियसली ओरिजिन से आ रहा। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, PR² प्लस S², इसकी जो वैल्यू होगी, इसको स्मॉल लेटर से मैं डिनोट कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू आएगी P², नॉट P, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट विल बी R², है ना, R², ये R² और ये S² हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, दिस विल बी R² प्लस S² अंडर रूट, ठीक है। ये होगा ऑब्वियसली पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से आया है, ऐसा में मैजिकली नहीं आया है, सिंपल है। तो यहाँ से इसी को बोल सकते हैं आप कि ये जो मोड P की वैल्यू है, यानी जो मैग्नीट्यूड है इस P की मैग्नीट्यूड जो है, इसकी सिंपल वैल्यू है ये R² प्लस S², सिंपल, वही उसी को मैंने R बोला। और ये यहाँ पे एक जो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो अभी ब्लू लाइन बनाया पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूस, ये मेरा एंगल थीटा बनाता है। तो इस थीटा की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, दिस थीटा विल बी सिंपली, देखिए ये इस ट्राइंगल में सिंपली समझिए, सिंपली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर S है और बेस मेरा R है, तो सिंपली थीटा विल बी, tan थीटा विल बी S डिवाइडेड बाई R, तो थीटा विल बी tan इनवर्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने रिकॉल कर दिया आपके लिए। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंस देखिएगा, ये जो मेरा P पॉइंट है, इन जनरल मैंने क्या लिखा है, फिर से रिराइट कर रहा हूँ बेसिकली चीज़ों को मैं, R प्लस JS, ठीक है, ये है। और अगर मैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, तो क्या लिखा था मैंने, R कोस थीटा प्लस JR साइन थीटा। कैसे हुआ, सिंपली R की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और S की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, क्योंकि R की वैल्यू देखिए यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, R की जो वैल्यू आएगी सिंपली अगर इस ट्राइंगल से निकाले तो कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी R डिवाइडेड बाई कैपिटल R डिवाइडेड स्मॉल r, तो यहाँ से सिंपली R कोस थीटा आएगा। और S की वैल्यू सिमिलरली R साइन थीटा आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के हिसाब से, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस के हिसाब से, दिस विल बी S डिवाइडेड बाई स्मॉल r, सो साइन थीटा, ये सिंपल है। तो वहीं से मैंने ये चीज़ें लिखी, इक्विवेलेंट चीज़ों को लिख दिया। यहाँ तक सो फार सो गुड, आप काफ़ी बेहतर समझ रहे होंगे चीज़ों को, नहीं समझ रहे होंगे तो एक रिकॉल था आपके लिए। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इट मस्ट बी अंडरस्टूड है। यहाँ मैंने जो R लिखा है ये क्या है, रियल एक्सिस पे ध्यान दीजिए, रियल एक्सिस पे है, R की वैल्यू रियल एक्सिस से बिलोंग करती है, जिसको R कोस थीटा भी बोल सकता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये रियल है, ये रियल पार्ट है ना, दिस इज रियल पार्ट भी लिख देता हूँ मैं, रियल पार्ट, या ये इसको भी आप बोल सकते हैं रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। तो ये जो कैपिटल R है जो रियल एक्सिस पे है, जो भी चीज़ें रियल एक्सिस पे है, जो रियल एक्सिस की वैल्यू को सिग्निफाई करती है वो रियल पार्ट है। और जो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज योर, आई टेक दिस कलर, रेड कलर, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी। सो इसको मैं एस को लिखूंगा इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये जो मेरा है दिस इज इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला आपको समझने में। और ये जो दोनों का सम हुआ, जो दोनों का सम बना है वो है मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, दैट इज रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। वो इसको इस फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, या फिर इसको पोलर फॉर्म में लिखो, दैट इज इक्विवेलेंट। बट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करिए। उसी तरह से हम आगे जाके जब पढ़ेंगे हमारे वोल्टेज करेंट्स बिकॉज ऑफ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज जैसा कुछ सिनेरियो हमने देखा, तो क्या हो रहा है, कुछ रियल पार्ट, कुछ रियल चीज़ें होंगी, कुछ इमेजिनरी होंगी, कुछ रियल चीज़ें होंगी और कुछ, जैसे ये मेरा जो रियल एक्सिस पे है ये रियल होगा वोल्टेज यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये सब हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे ये वोल्टेज यहाँ पे रियल है। इसी तरह यहाँ भी वोल्टेज मेरा रियल एक्सिस पे है, रियल है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे मेरा करंट अगर आप देखो तो इमेजिनरी एक्सिस पे जा रहा है ना, इमेजिनरी है मेरा करंट। यहाँ पे भी करंट इस तरह से 90 डिग्री वाले अलग वाले एंगल में जा रहा, तो ये भी मेरा इमेजिनरी है। बट इस डायग्राम में रेजिस्टेंस के केस में मेरा करंट भी रियल है, ध्यान दीजिएगा, करंट भी मेरा रियल है क्योंकि उसी एक्सिस पे जा रहा। तो यही रियल और यही इमेजिनरी चीज़ें आगे जाके नाम हमारा बदल नहीं जाएगा, लेकिन हम एक स्पेशल नाम देने वाले हैं। जो चीज़ रियल होगा वो तो रियल है ही, तो एक तो वर्ड, एक नाम तो रियल रहेगा ही, एक और नाम इसको मिलेगा जिसको कहेंगे एक्टिव, क्योंकि पावर के सेंस में वो एक्टिव या रियल पावर कहलाएगा, या वोल्टेज और करंट के सेंस में भी हम कह सकते हैं। इन जनरल मैं अभी इसको पार्ट लिख देता हूँ, एक्टिव पार्ट। ये मेरा जो रियल है उसी को हम कहेंगे एक्टिव पार्ट, जो रियल है उसको हम कहेंगे एक्टिव। जो चीज़ रियल है वही एक्टिव है, क्योंकि उसी की वजह से वर्क डन हो रहा है, इसलिए वो एक्टिव पार्ट है। रियल पार्ट की वजह से एक्टिव होने वाला है, तो दिस इज अगेन एक्टिव पार्ट, दिस इज अगेन एक्टिव पार्ट। बट जो चीज़ें इमेजिनरी है वो क्या होने वाली है, जो चीज़ें इमेजिनरी हैं वो बन जाएंगी हमारी रिएक्टिव पार्ट। हम जो पढ़ने वाले हैं आज के सिलेबस में एक्टिव रिएक्टिव, इसमें कहीं ना कहीं वही वर्ड्स यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो नाम है एक्टिव वो रियल पार्ट से बिलोंग करेगा, और ये जो मैं रिएक्टिव वर्ड लिख रहा हूँ ये इमेजिनरी पार्ट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा वो एपरेंट होगा। एपरेंट जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। एपरेंट चीज़ें मेरी क्या होने वाली है, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल वैसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पे। तो यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो रिएक्टिव पार्ट बन जा रहा, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो रिएक्टिव पार्ट बन जा रहा है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुली, हम बाद में इन चीज़ों को बेटर समझ लेंगे, बट अभी मैथमेटिकली मैप करने की कोशिश करेंगे हम चीज़ों को। और इन्हीं दोनों का जो समेशन होता है, इन्हीं दोनों का जो एक्टिव और रिएक्टिव का समेशन का होता है, एक्टिव और रिएक्टिव का समेशन, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एपरेंट। इसका नाम एपरेंट क्यों बोले, एपरेंट का मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको। एपरेंट का मतलब ये हुआ कि हमें लग रहा है कि ये चीज़, इसकी वैल्यू ये है, लेकिन इसकी रियल वैल्यू तो यही है, सिर्फ हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू ये है टोटल, लेकिन इसके रियल पार्ट तो सिर्फ यही है। इसीलिए एपरेंटली हमें जो वैल्यू दिखाई देगी वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में कुछ रियल है और कुछ इमेजिनरी है। सो रियल और इमेजिनरी दोनों चीज़ों को मिलाने से जो हमें दिखाई देता है, जो हमें नज़र आता है, उसे हम कहेंगे एपरेंट। बट उस एपरेंट वैल्यू के अंदर जाने पे पता चलेगा कि रियल पार्ट तो इसका कुछ पार्शियल हिस्सा ही था, रियल में तो सारा था ही नहीं। जो एपरेंटली था वो कंप्लीटली रियल नहीं था, उसमें पार्शियली कुछ रियल था, कुछ इमेजिनरी था। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर एपरेंट, ठीक है। तो यहाँ से एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव का जो एक फिजिकल मतलब है वो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल सर्किट लेंगे जिससे आपको बेटर इन चीज़ों को इलेक्ट्रिकली आपको मैप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक रेजिस्टर ले लिया मैंने और एक कैपेसिटर, इन दोनों को मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको एक कोई ऑब्वियसली एक एसी वोल्टेज पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, पावर सप्लाई मैंने दे दिया। तो पावर सप्लाई देते ही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि दोनों सीरीज में तो एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। इन जनरल आई से दिखाऊंगा इस करंट को, जो इससे भी होकर गुजर रहा, इससे भी होकर गुजर रहा। तो एक ही करंट का नाम दूंगा अलग, इसका करंट का नाम अलग, इसके करंट का नाम अलग नहीं दिया मैंने, क्योंकि इन सीरीज सेम करंट विल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इसमें आई आर फ्लो रहा है, इसमें आई सी फ्लो रहा है, इसमें आई एल, क्योंकि एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स थे मेरे रेजिस्टेंस के, करंट रेजिस्टर के, कैपेसिटर के, इंडक्टर के। बट यहाँ पे इन जनरल
मैं बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टर हो या कैपेसिटर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए उस करंट को मैंने आई से डिनोट किया है। तो सीरीज में दोनों में सेम करंट फ्लो होंगे, ऑब्वियसली सेम करंट का मतलब सेम वैल्यू एज वेल एज सेम फेज, क्योंकि फेज भी ऐसा नहीं कि यहाँ से फ्लो होते समय कुछ और फेज में जाएगा, जाते अचानक से फेज बदल जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। सो सेम करंट विल फ्लो एंड ऑब्वियसली ये जो करंट फ्लो होगा, इस जो हमने वोल्टेज सप्लाई या पावर सप्लाई जो भी कनेक्ट किया है, पावर सप्लाई कह लो, इन जनरल वोल्टेज सप्लाई कह लो, इसके साथ फेज में ही होगा ये। लेकिन अब क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप्स अपने अलग अलग होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स अलग अलग हो गए। यानी यहाँ पे वी आर वोल्टेज का ड्रॉप अगर होगा, मैं इसको ग्रीन से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे रेजिस्टेंसेस होंगे इसमें सपोज वी आर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसमें वी आर वोल्टेज का ड्रॉप सपोज हो रहा है और इसमें होगा वी सी वोल्टेज का ड्रॉप। अब देखिए मैंने ग्रीन और रेड क्यों लिया, इसका भी कलर का सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा। देयर इज नो टेक्निकल थिंग्स हियर, बट जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर द सेक ऑफ माय इजीनेस ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नाउ व्हाई आई एम एक्चुअली डूइंग ग्रीन और रेड, इसका कारण मैं अपना बता देता हूँ, पर्सनल रीजन, क्योंकि मैंने रियल चीज़ों को ग्रीन और इमेजिनरी चीज़ों को रेड में दिखाया। तो एक विजुअलाइजेशन ईजी होगा आपके लिए कि मैं रियल चीज़ों को ग्रीन और इमेजिनरी चीज़ों को रेड जब लूँगा तो इसका यहाँ भी वही मतलब निकलता है कि मैंने वी आर को ग्रीन लिया है, वीसी को रेड लिया है, इसका मतलब ये है। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि वी आर जो होगा वो इस करंट के साथ फेज में होगा, तो यानी रियल एक्सिस पे होगा। लेकिन ये जो वीसी होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज, वो रियल एक्सिस से 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा। दैट कुड बी लैगिंग, दैट कुड बी लीडिंग ऑब्वियसली, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न हियर। बट 90 डिग्री सेपरेट होगा, 90 डिग्री अपार्ट होगा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, फेज डिफरेंस विल बी ऑफ 90 डिग्री। सो 90 डिग्री जो आउट ऑफ फेज होगा वो हमेशा इमेजिनरी हो जाता है। रियल से 90 डिग्री डिफरेंट हो तो वो इमेजिनरी होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैं इमेजिनरी सेंस में इसको रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा जेनरिक जो करंट है वो आई करंट मेरा दिखाऊंगा। और मेरे ख्याल से मेरा ये कलर भी अगर मैं ग्रीन लूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर है वो इसको रेफरेंस को देता है कि करंट में हमेशा एक रेफरेंस लूँगा इसके साथ, जो चीज़ मैं पावर सप्लाई दिया हूँ उसके रेफरेंस में ये करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये भी रियल एक्सिस पे ये करंट फ्लो हो रहा है। रियल एक्सिस के साथ इसका कहीं ना कहीं लिनियरिटी है, यानी कि इट इज़ नॉट टेकिंग एनी फेज शिफ्टिंग फ्रॉम दी पावर सप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं मेन पावर सप्लाई को, इफ़ आई टेक दिस मेन पावर सप्लाई, पहले मैंने यहाँ ले लिया, देखिए क्या समझिएगा इस चीज़ को, पहले मैंने ले लिया यहाँ पे मेन पावर सप्लाई। थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बेटर होगा एक्सप्लेनेशन एंड विजुअलाइजेशन एज वेल। सो आई स्ट्रेट लाइन हेयर, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया जो कि मेरा पावर सप्लाई को सिग्निफाई करता है, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई यानी ऑब्वियसली वोल्टेज सप्लाई है, कुछ वी वोल्टेज ही होगा, इसका मान लेते हैं वैल्यू, ठीक है, बट डो नॉट फोकस ऑन द वैल्यू। बस पावर सप्लाई का मैं फेज को समझाने की बात कर रहा हूँ। जीरो लाइन पे, 0 डिग्री लाइन पे, यानी कि रियल एक्सिस पे, ठीक है, रियल एक्सिस पे, मन में रखने वाली बात है, सब रियल एक्सिस पे है। अब चूंकि इसके साथ यही वोल्टेज इसको मिलने वाला है इन चीज़ों को, तो ये इसमें जो करंट फ्लो होगा, द मेन करंट विच विल बी फ्लोइंग, और आई शुड रादर से कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सप्लाई के रेस्पेक्ट में कोई फेज शिफ्टिंग नहीं करेगा। हम जानते हैं रियल एक्सिस, ठीक है, यू कैन रेफर माय लास्ट क्लास, जिसमें फेज शिफ्ट और जो भी मैंने करंट में किस तरह से फेज चेंज होगा, सॉरी रेजिस्टेंस में किस तरह का फेज रिलेशन होगा, कैपेसिटेंस में फेज रिलेशन क्या होगा, इंडक्टर में फेज रिलेशन क्या होगा, एलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। तो रेजिस्टेंस में पावर सप्लाई के साथ कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज जो इसमें ड्रॉप होगा, ये जो वोल्टेज है, सॉरी ये जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, इसके एग्जैक्टली इसके ओवरलैप करते हुए ड्रॉ करना चाहता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली इसी लाइन पे चल रहा है ये वी आर जो है इसी लाइन पे जा रहा है, वी आर इसी लाइन पे जा रहा है, ठीक है, इसी लाइन पे जा रहा है। और ऑब्वियसली ये जो करंट है, इसमें जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है और जो रेजिस्टेंस का करंट है वो भी आपस में इन फेज होंगे। तो जो करंट इस पे फ्लो हो रहा है, करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो भी बिल्कुल उसी लाइन में जा रहा है, ठीक है, करंट भी उसी लाइन में जा रहा है। ये दोनों का करंट है, कैपेसिटर का करंट भी है, मैं लिख देता हूँ इसको, रेजिस्टेंस का करंट भी है, कैपेसिटर का करंट भी है, और वही मेन करंट है। मेन करंट इज ऑलवेज आई इन ए सीरीज सर्किट। तो इसके थ्रू आई करंट फ्लो रहा है, इसके थ्रू भी आई करंट हो रहा है, वही आई जो है
इसके साथ भी फेज में है और इसके साथ भी ऑब्वियसली फेज में है। यही मैं यहाँ पे इस अभी तक डिपिक्ट किया हूँ इस डायग्राम में। सो फार सो गुड। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही चीज़ बताया है कि पावर सप्लाई के अलोंग रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी फेज में करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से ये सब हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा है जो चाहता है कि मैं अपने मेन पावर सप्लाई के साथ फेज में रहूँ, उसी पावर सप्लाई में अपना वोल्टेज ड्रॉप कराऊँ और उसी पावर सप्लाई के फेज में करंट भी फ्लो कराऊँ। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन कैपेसिटर अब अलग कुछ हरकत करेगा। कैपेसिटर अपना अलग वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है ना, इट इज़ ड्रॉपिंग इट्स ओन वोल्टेज। ऑब्वियसली करंट तो सेम है, करंट के साथ कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वोल्टेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। वोल्टेज क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट फ्लोइंग, ठीक है। वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होता है और करंट हमेशा फ्लो होता है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि वोल्टेज ड्रॉप्ड एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज ऑलवेज 90 डिग्री अपार्ट, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होने वाला है, ठीक है। अब 90 डिग्री आउट ऑफ फेज में मैं इधर भी दिखा सकता हूँ इस VC को, VC है मतलब वोल्टेज, या इधर भी दिखा सकता हूँ VC को। तो ये बस समझना होगा। यहाँ से हमने क्या सीखा है, देख लीजिए कि कैपेसिटर में यहाँ पे क्या हुआ था कि ये मेरा वोल्टेज था और उसके साथ करंट इधर है, यानी करंट लीड कर रहा। करंट लीड का मतलब सिंपली वोल्टेज लैग कर रहा, वोल्टेज लैग कर रहा। तो वोल्टेज लैग को कैसे दिखाएंगे हम, ये नहीं दिखा सकता मैं, नीचे वाला दिखाऊंगा। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैंने कर दिया ड्रॉ, किसे, VC को। दिस इज आवर VC, ये मेरा VC है। यहाँ तक डायग्राम इस सर्किट के लिए फेज डायग्राम कह सकते हो, या फेजर डायग्राम बेटर कहना होगा। फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा फेजर डायग्राम रेडी हो गया है। तो यहाँ से कुछ बातें अब मैं देखिए एनालाइज करने जा रहा हूँ कि मेरा एक्चुअल में ये मेरा रियल एक्सिस है। एक बार विजुअलाइजेशन के लिए लिख दूँ, ये मेरा रियल एक्सिस है, ठीक है। और ये इसके 90 डिग्री में जो भी चीज़ें होंगी ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, और माइनस इमेजिनरी में जा रहा है ये, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो मैंने बोला था ऑलरेडी, ये जो VR है ये रियल है। तो मैं चीज़ों को देखिए लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट सो मेनी थिंग्स बाय यूजिंग दिस सर्किट डायग्राम एंड दिस फेजर डायग्राम एज वेल। तो देखिए इस सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम से हमने क्या कंक्लूड किया कि मेरा रियल वोल्टेज, देखिए करंट तो मेरा रियल है, करंट तो मेरा रियल है क्योंकि इसी एक्सिस पे जो पावर सप्लाई की एक्सिस है उसी एक्सिस पे करंट फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। अब मैं आपको बताने चाहता हूँ एक चीज़ यहाँ पे कि इस सर्किट डायग्राम में और इस फेजर डायग्राम से हमने क्या देखा, रियल करंट फ्लोइंग, ठीक है। इस सर्किट में इन द गिवन सर्किट, जो सर्किट अभी मैंने बनाया यहाँ पे, इन द सर्किट, इस सर्किट में रियल करंट फ्लोइंग मेरा क्या है, सिंपली I है, सिंपली I, रियल करंट फ्लोइंग मेरा I है। अब मेरा रियल वोल्टेज, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एज पर माई कलर स्पेसिफिकेशन, मैं कलर ले लूँगा तो आपके लिए बेटर होगा, इजी लगेगा समझना चीज़ों को। रियल वोल्टेज, देखिए एक चीज़ यहाँ कंक्लूड कर देते हैं कि करंट तो मेरा रियल है नो डाउट, लेकिन वोल्टेज मेरे दो प्रकार के हैं। जो वोल्टेज मेरा रेजिस्टेंस ड्रॉप करा रहा वो तो रियल है, लेकिन जो वोल्टेज मेरा कैपेसिटर ड्रॉप करा रहा वो इमेजिनरी है, बिकॉज 90 डिग्री अपार्ट है। ये तो आप समझ ही लो। तो वही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ कि करंट तो मेरा रियल है, बट वोल्टेज जो मेरा रियल है वो है VR, बट जो इमेजिनरी वोल्टेज है, जो मेरा इमेजिनरी वोल्टेज है, ये जिसको कह सकते हैं रिएक्टिव वोल्टेज। एक्चुअली अगर मैं अल्टरनेटली यूज करूँ इन जो वर्ड्स को, इमेजिनरी का मतलब रिएक्टिव है, ठीक है, और इमेजिनरी का मतलब रिएक्टिव है, और रियल का मतलब एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव भी वर्ड लिख सकता था, बट रियल भी चलेगा, ठीक है। रियल वोल्टेज मेरा VR है क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है, और अब मेरा रिएक्टिव लिखने जा रहा हूँ। रिएक्टिव का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, नॉट रियल, रिएक्टिव लिखना चाहता था मैं, रिएक्टिव मतलब इमेजिनरी कौन सा है, सिंपल VC। ये जो VC है ना, ये जो VC मैंने यहाँ लिख रखा है,
ये मेरा रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल में नहीं हो रहा, ये मेरा रियल में नहीं हो रहा है, क्योंकि रियल एक्सिस पर नहीं हो रहा, रियल लाइन में नहीं हो रहा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो रहा, ये VC, ठीक है, ये मेरा VC। इसको आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन मैथमेटिक्स में इमेजिनरी वर्ड का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप का यूज़ करेंगे। तो रियल वोल्टेज ये है, रिएक्टिव वोल्टेज ये है। तो इसका मतलब एपरेंटली मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो मेरा एपरेंटली वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एपरेंट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, एपरेंट वोल्टेज ड्रॉप बताइए क्या हो जाएगा। सिंपली रियल वाला पार्ट, ठीक है, रियल वाला पार्ट पहले लिखूंगा मैं VR, और इमेजिनरी वाला पार्ट में लिखूंगा, अब इमेजिनरी वाला पार्ट लिखूंगा JVC। अब देखिए ये J में भी -J होगा, इधर वाली जो चीज़ें होती है, यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ, इधर जो चीज़ें होंगी वो +J होंगी, क्योंकि इधर में मेरा, इधर में क्या हो रहा है +90 डिग्री है, लेकिन इधर वाली -J होंगी, क्योंकि इधर मेरा -90 डिग्री है ना। क्यों प्लस माइनस, इधर जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर का मतलब क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सारी चीज़ें डिस्कस की है कि मैंने, यू कैन रेफर दैट। तो इधर में आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में अच्छे से समझते हो, यहाँ भी मैं बता दूँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में इधर की चीज़ें J होती है, इधर की चीज़ें -J होती है ना। तो इधर का मेरा कैपेसिटेंस में तो इधर में जा रहा वोल्टेज, सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी ए माइनस, हेयर विल बी ए माइनस, सिंपल। यही मेरा है एपरेंट वोल्टेज ड्रॉप। तो रियल वोल्टेज क्या है इस सर्किट में, रिएक्टिव वोल्टेज क्या है इस सर्किट में, और एपरेंट वोल्टेज क्या है इस सर्किट में, हमको साफ साफ नज़र आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, विल टेक द, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इन जनरल फॉर्म में है, इसका मैं एक काम करता हूँ, मैग्नीट्यूड लेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर मैं लूँ इस तरह से करके, इस तरह से मैग्नीट्यूड, तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, x - jy का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली वही होगा x² + y² अंडर रूट, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, ये वाली चीज़ें, दिस थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको VR का, अब मैं इस सिंपल कलर को यूज करूँगा, VR² + VC²। ये जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा एपरेंट वोल्टेज ड्रॉप है। रियल वोल्टेज ड्रॉप मेरा ये है, इमेजिनरी या रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप मेरा ये है, और एपरेंट वोल्टेज ड्रॉप मेरा ये है। एपरेंटली मेरा मुझे लग रहा है कि इतना सारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या एक्चुअली में देखा जाए तो वोल्टेज ड्रॉप हो भी रहा होगा, लेकिन पावर के सेंस में हम इसको बेटर समझेंगे अभी। तो रियल और एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारी चीज़ों की मदद से आप इन चीज़ों को, रियल, रिएक्टिव और एपरेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आपको ईजी समझ में आएगा यह सारा चीज़, ठीक है। अभी यहीं पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे मैंने क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, ये जो R है इसको इसके सेंस में हम लिख सकते हैं सिंपली दिस वैल्यू cos थीटा, और इसके सेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। R को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, व्हाट डिड आई राइट फॉर R, यहाँ पे मैंने R को लिखा था R² + S², ये मेरा वैल्यू है, इसमें cos थीटा लगा दिया। उसी तरह से S को मैंने क्या लिखा, वही चीज़ R² + S², ये मेरा वैल्यू है, इसमें sin थीटा लगा दिया, ये लगाया ना, R cos थीटा R sin थीटा, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r क्या है, यही है। तो आई होप ये सारी चीज़ों पे मैं एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी और बेसिक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि ये जो मैंने रियल, रिएक्टिव और एपरेंट वर्ड्स लिखे हैं, इसको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ। कैसे रिलेट करूँगा देखिएगा, मेरा रियल पार्ट क्या है, VR है यहाँ पे, और उस VR को क्या लिख सकता हूँ, जो एपरेंट वाला पार्ट है दैट इज इनटू cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा अगर बताऊँगा मैं फिर से। उसी तरह से VC वाला पार्ट को, जो एपरेंट वाला पार्ट है, मतलब जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है टोटल, उसना इनटू sin थीटा लिख सकते हैं। और इसमें क्या है मेरा, यही है VR² + VC² का रूट, VR² + VC² का रूट। उसी तरह से ये भी सिंपल सेम चीज़ है, VR² + VC² का रूट। और cos थीटा के यहाँ पे, मतलब थीटा के यहाँ पे, थीटा क्या है, सिंपली रियल और रिएक्टिव, यानी रियल और इमेजिनरी का जो एंगल होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट, दैट इज VC डिवाइडेड बाय VR। बट tan इनवर्स भी आएगा यहाँ पे एक, तो ये मैं tan थीटा का वैल्यू बता रहा हूँ आपको। तो tan थीटा की वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है, तो अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट बाय द इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है और ये मेरा रियल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा रियल पार्ट है। तो इस तरह से कुछ होगा। तो इसी तरह से आपके पास करंट तो दोनों के लिए कॉमन है,
करंट तो आपके लिए कॉमन है, ठीक है, ये मेरा करंट है। लेकिन अगर आप इस रियल वोल्टेज के साथ एसोसिएट करोगे तो जो पावर मिलेगा वो रियल पावर होगा, लेकिन रिएक्टिव वोल्टेज के साथ एसोसिएट करोगे तो आपका पावर रिएक्टिव पावर होगा, और इसके एपरेंट वैल्यू से करोगे तो वो एपरेंट पावर होगा। सिंपल। सो पावर हमारा क्या होता है, जस्ट रिकॉल फॉर यू कि पावर आपका सिंपल होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास कितना वोल्टेज और कितना करंट है, सिंपली उसका प्रोडक्ट कर देते हो तो उसको पावर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी, ध्यान देनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। अब मैं आपको रियल पावर का फॉर्मूला तो आपको याद आ गया, लेट मी हैव स्पेस हेयर, जो वोल्टेज है और जो करंट है उसको मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन सिंपली सेम फेजेस में होते हैं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन इस तरह से मेरे पास वो करंट तो एक है लेकिन वोल्टेज 3 प्रकार के, तो पावर भी मेरे 3 प्रकार के बनेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं क्या करूँ, सिंपली लेट मी टेक दिस कलर, मैं ले लूँ वोल्टेज में ले लेता हूँ रियल वाला, मतलब सिंपली VR ले लिया मैंने और इस करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रियल वाला पार्ट मैंने लिया। VR का मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मेरा रियल वोल्टेज है, तो ये मैंने लिया अगर, ठीक है। या फिर बेटर होगा अगर मैं वर्ड्स में लिख दूँ इस बात को, लेट मी फर्स्ट राइट इन वर्ड्स, कि अगर मैं क्या करूँ, रियल वोल्टेज को मल्टीप्लाई करूँ करंट के साथ, करंट तो ऑब्वियसली रियल है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे जो पावर मिलेगा ऑब्वियसली वोल्टेज और करंट, P इज इक्वल टू वोल्टेज और करंट होता है, वो मैंने कर दिया। तो रियल वोल्टेज के साथ करंट को मल्टीप्लाई करूँ तो रियल पावर मिलेगा मुझे, रियल पावर मुझे मिलेगा, जिसको एक्टिव पावर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सिंपली उसी तरह से अगर मैं, ठीक है, इमेजिनरी वाला वोल्टेज यानी रिएक्टिव वाले वोल्टेज को, रिएक्टिव वाले पार्ट को ले लूँ, रिएक्टिव वाले वोल्टेज के पार्ट को ले लूँ, वोल्टेज के रिएक्टिव पार्ट को ले लूँ और करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस बार भी मैंने पावर ही निकाला, लेकिन ये पावर मेरा रिएक्टिव पावर कहलाएगा, रिएक्टिव पावर कहलाएगा। उसी तरह से अगर मैं दोनों का सम ले लूँ, यानी रियल और रिएक्टिव दोनों का जो मैग्नीट्यूड सम ले लूँ अगर, यानी कि एपरेंट वाला मैं ले लूँ, ये वाला है ना, एपरेंट वाला ये ले लूँ अगर, तो एपरेंट ले लूँ अगर, एपरेंट वोल्टेज ले लूँ अगर, ठीक है, और करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस बार मेरा जो पावर बनेगा वो एपरेंट पावर बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे वर्थ नोटिंग बता दूँ कि इस केस में हमारा वोल्टेज रियल है, वोल्टेज रिएक्टिव है, वोल्टेज एपरेंट। कोई दूसरा केस हो सकता है, पैरेलल कनेक्शन हो, जिसमें करंट मेरा रियल, करंट मेरा रिएक्टिव, करंट मेरा एपरेंट हो सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरा वोल्टेज विल बी ऑलवेज रियल और रिएक्टिव और एपरेंट। Sometimes voltage could be real, reactive, apparent. Sometimes current could be real, reactive, apparent. But in both the cases, my power must be real, reactive और apparent. Power मेरा हमेशा real, reactive और apparent रहेगा, लेकिन voltage जरूरी नहीं कि real, reactive कुछ हो इस टाइप से, ठीक है। But because of any of the parameter, any of the quantity, मतलब either for voltage or for current, my power is necessarily going to become real, reactive और apparent, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरा यहाँ पे मैथमेटिक्स देखिएगा, सिंपल वही सारी चीज़ें, ये रियल पावर मेरा अब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, रियल पावर मेरा निकल के आ गया, देखिएगा क्या चीज़, VR मेरा रियल वैल्यू है, I ये मेरा है इसकी, ठीक है, ये मेरा रियल वाला पार्ट है। लेकिन इन दिस सेंस, इसके सेंस में अगर आप समझो, इसके सेंस में, किसके सेंस में, VR को इसके सेंस में हम लेंगे। क्यों इसके सेंस में ले रहा है, I'll tell you इसके सेंस में क्यों ले रहे हैं, बट इसके सेंस में लेंगे। VR की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा भी आ रहा। थीटा की वैल्यू वी नो क्या है, बताएंगे हम ऑलरेडी, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप जानते हो थीटा क्या होता है, इनटू I। इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। ये मेरा एक्चुअल में दोनों तरह के वोल्टेज को एसोसिएट किए हुए हैं, इसीलिए मैं इस वोल्टेज को ले रहा हूँ, इनटू I, और इनके बीच का कहीं ना कहीं एंगल है कोस थीटा, और इसी को हम कह रहे हैं रियल पावर, और इसकी यूनिट होती है वाट। ये सारी याद रखने वाली बातें हैं। अब मैं आपको पहले इसको एक स्पेसिफाई कर दूं, एक बात यहाँ पे, रियल पावर की जो वैल्यू है वो किस तरह से यहाँ पे आई है वो देखिएगा। ये वाला पार्ट जो कि दोनों को एसोसिएट किए हुए हैं, उसके बाद करंट का पार्ट है, उसके बाद एंगल है। ये कैसे आया, इस डायग्राम से आई बेटर एक्सप्लेन यू। ये जो मेरा डायग्राम है, ये जो मेरा डायग्राम, इस पर फोकस करते हैं अब एक बार।
इसको फोकस करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। आई रिमूव दिस थिंग्स बिकॉज ये भी मेरा था नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम को बनाया था। मेरा एक्चुअल डायग्राम जो था, जब फेजर डायग्राम फॉर दिस सर्किट वाज लाइक दिस। इस सर्किट में क्या था, एक बार रिमाइंडर फॉर यू। करंट मेरा इधर है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेरा इधर है, पूरे सर्किट का करंट इधर ही जा रहा इसी फेज में, और वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के इधर जा रहा, और वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर मेरा इधर जा रहा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो इफेक्टिव वोल्टेज मेरा जो जा रहा है, इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी हो रहा है, आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी हो रहा है, दोनों को एसोसिएट करके टोटल वोल्टेज के बराबर रहा होगा। टोटल वोल्टेज सप्लाई अब मान लेते हैं V है, तो ये V की वैल्यू क्या होगी, वही VR प्लस JVC होगी, जिसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में आप लोगे तो वो मैग्नीट्यूड होगी VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। सो मेनी टाइम्स मैंने इस बात को कर लिया है। यही आपका वोल्टेज है जो इस पूरे सर्किट का वोल्टेज को बताता है। तो वो वोल्टेज इधर है कि इधर है, इसका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड इधर जा रहा कहीं, है ना, बिल्कुल वही वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने किया चीज़ों को, जैसे यहाँ पे मैंने किया इन चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पाइथागोरस से इधर जा रहा, कुछ इधर जा रहा, यानी कि इधर जा रहा, वही चीज़ है ये, कुछ नहीं। तो इसी की जो वैल्यू है, इसी की जो ये वैल्यू है, वो यही वैल्यू है, ये VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर का रूट, यही है वो चीज़, और इसके बीच का यही एंगल है थीटा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, यानी कि आपका अंडरस्टैंड दिस, योर रियल वोल्टेज वाज दिस, योर रियल वोल्टेज इधर जा रहा था और आपका इमेजिनरी वोल्टेज इधर जा रहा था। तो हम ये लेंगे कि ये लेंगे, हम वो इन दोनों के बारे में भूल जाएंगे, हम इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो लेंगे, और इफेक्टिव जो है वो यही है, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा कि आपका अब यहाँ पे कॉर्लरी क्या निकलता है, कंक्लूजन फाइनली क्या निकलता है कि करंट मेरा ये है और वोल्टेज मेरा ये है, यही मेरा एक्चुअल करंट थ्रू दी। अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो इस सर्किट में करंट इन द सर्किट, कौन से सर्किट की बात हो रही है, ऑब्वियसली इसी सर्किट की बात हो रही है। इन द सर्किट करंट मेरा I है, जो कि ये दिख रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में है, और जो वोल्टेज है, इस पूरे टोटल वोल्टेज वो यही है, क्या है, ये इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का VC का स्क्वायर। इसीलिए मैं इसको करंट और इसको वोल्टेज लेके चल रहा हूँ, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कैसे, देखो ये करंट है मेरा और ये वोल्टेज है मेरा, इसके बीच में एंगल है थीटा। अब इसी पे फोकस करना है आपको हमेशा। करंट मेरा I है और वोल्टेज मेरा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एपरेंट पावर पता चलेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरा करंट ये है और वोल्टेज मेरा ये है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल का तो आपने हिसाब किया ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड सो मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस, कई कई परसेप्शन से इसको आप समझना आपको। ये मेरा वोल्टेज था, ये मेरा करंट था, तो आपने वोल्टेज को लिया, करंट को लिया और उनके बीच के एंगल के कोसाइन को ले लिया, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम ले लिया, तो ये आपका रियल पावर को बताता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, देखिएगा, अगर आप क्या करते हो कि VR स्क्वायर ले लेते हो, VC स्क्वायर इसका रूट, ये आपने वोल्टेज तो ले लिया, वेरी गुड, उसको मल्टीप्लाई कर दिया करंट से, वेरी गुड, और इसके साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी जो आपको ये पावर मिला ये आपका एपरेंट पावर है, वही इमेजिनरी वाला वैल्यू, रिएक्टिव वाला वैल्यू, ये वैल्यू दिया आपने, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया करंट के साथ, रिएक्टिव वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए रिएक्टिव वैल्यू है, नहीं है, रिएक्टिव वैल्यू है, नहीं है, इसके साथ आपने करंट को मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो मिला ये आपका रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर अब आपका मिला, ठीक है, यू गॉट दी रिएक्टिव पावर नाउ। और अगर आप दोनों को जोड़ दो सिंपली, लेकिन दोनों को जोड़ना कैसे है, कॉम्प्लेक्स तरीके से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है, दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है। देखिए रियल पावर प्लस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रियल प्लस रिएक्टिव, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, लेकिन दोनों के जे लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, दोनों ही सेम एक्सिस पर नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, ये रियल लाइन में है, ये इमेजिनरी लाइन पे है। तो ये जो बना ये आपका एपरेंट है, क्योंकि आपको लग रहा है कि टोटल तो ये है, लेकिन टोटल एक्चुअली में, मतलब टोटल तो है लेकिन इफेक्टिवली रियल नहीं है ये। सो दिस इज एपरेंट, ठीक है। तो ये रियल और रिएक्टिव को जोड़ दिया जाए जरा जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, रियल मतलब ये VR
स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, इसका रूट ले लिया मैंने, उसके बाद आई भी करंट ले लिया मैंने, और उसके कोस थीटा को ले लिया, दोनों के बीच के एंगल को ले लिया, उसमें जोड़ा जे करके वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, इसका रूट है ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर आई है, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है। देखिए ये फॉर्म क्या बता रहा, फिर से फॉर्म बता रहा सिंपली आपका, ठीक है। दिस फॉर्म इज अगेन सिंपली शोइंग योर इमेजिनरी रियल प्लस रिएक्टिव। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड बना दिया जाए, ठीक है, अपरेंट पावर के लिए इसका मैग्नीट्यूड लोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड लोगे आप, तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि आप करोगे इसको तो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, आई, ठीक है, एवरीथिंग विल डू, देन ये सारी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, ठीक है, आई स्क्वायर भी होगा। सो फाइनली विल गेट दिस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, सिंपली दिस विल बिकम वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर अंडर रूट आई, ये हो गया आपका। सो दिस इज योर एपरेंट पावर। और मैंने पहले भी सिंपल तरीके से ही बताया था कि एपरेंट वोल्टेज जो हमने चेक किया और जो करंट चेक किया उसको मल्टीप्लाई कर दो। एपरेंट वोल्टेज मैंने क्या चेक किया है, ये वाला एपरेंट वोल्टेज मेरा ये है और करंट मेरा ये है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सिंपली। सो दिस इज फाइनली योर एपरेंट पावर, ठीक है, एपरेंट पावर। तो रियल पावर, ठीक है, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपको एक चीज़ फिर से यहाँ पे, आई टेल यू वन थिंग। उस सर्किट को अगर हम फिर से ध्यान दें तो उस सर्किट में मेरा जो मेन पावर सप्लाई था इधर था, और इसमें जो करंट था वो भी इधर ही था, और जो रेजिस्टेंस था उसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप था वी आर वो भी इधर था, लेकिन आपका जो कैपेसिटर था उसमें वोल्टेज ड्रॉप कुछ इधर हो रहा था, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिवली हम यही मान रहे हैं कि इधर में आपका वोल्टेज ड्रॉप इफेक्टिवली हो रहा है, दैट इज वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये वी आर और ये वी सी को आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो यही आपका वोल्टेज है, इन द सेंस दिस इज योर वोल्टेज, इसको अलग ले लेते हैं, इन द सेंस दिस इज योर वोल्टेज, एंड इन द सेंस दिस इज योर करंट। तो अब क्या कर रहे हो आप अगर इस सिंपली इस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब किस वोल्टेज को, इस वोल्टेज को और इस करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देते हो आई से, और आप सोचते हो कि यही मेरा पावर है, क्योंकि इस पावर क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट। तो एक्चुअली में तो ये पावर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में रियल पावर ही मेरा पावर जो यूज हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो वर्क डन कर रहा है, जो वाटेज है उसका, तो ये एक्चुअली में तो है नहीं, इसलिए इसको हमने कहा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। सो मेनी एंगल्स, सो मेनी अलग अलग दृष्टिकोण से मैंने इस बात को आपको समझाया है। तो ये मेरा एपरेंट पावर है, और यहाँ पे मैंने इनके बीच का एंगल, यानी कि यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, इसको इन्वॉल्व नहीं किया, इसको एसोसिएट नहीं किया, इसलिए एपरेंट पावर है। इस थीटा को इन्वॉल्व करूंगा कि एंगल भी देखूंगा ना, क्योंकि एक दिशा में जाने वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक चीज़ इधर जा रहा है, एक चीज़ इधर जा रहा है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, बट यू आर स्टिल मल्टीप्लाइंग, सो इट इज़ एपरेंट मल्टीप्लीकेशन, इट इज़ एपरेंट रिजल्ट। सो ये एपरेंट है, इसीलिए इसको वाट में नहीं लिख के हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका जो यूनिट होता है इस पावर का, दैट इज एपरेंट पावर, उसको हम बोलते हैं VA सिंपली। वाट क्या होता है, वाट भी कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट का ही प्रोडक्ट है, एनर्जी डिवाइडेड बाय पर सेकेंड, बट इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसको VA लिखा। VA मतलब वोल्ट एम्पियर। आपने देखा होगा इन्वर्टर्स में या हो गया बहुत सारे पावर सिस्टम्स में जो यूनिट होती है वो KVA या VA होती है ना, KVA होती है, क्योंकि K फॉर किलो बट VA होती है ना। VA मीन्स वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द फेज डिफरेंसेस। यहाँ पे फेज डिफरेंसेस जो हो रहे हैं उसको हमने अकाउंट नहीं किया, तो उसका यूनिट हो जाता है वोल्ट इंटू एम्पियर, और ये एपरेंट पावर को सिग्निफाई करता है, एपरेंट पावर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये आपको एपरेंट पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
लेकिन अगर आप इसके बीच के एंगल को भी एसोसिएट कर लेते हो, यानी कि आप करते हो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, जो ये जो वोल्टेज आपने यहाँ पे निकाला था वो, उसको मल्टीप्लाई करते हो करंट से, और फिर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू थिंग्स मतलब ऑब्वियसली जो यहाँ से करंट जा रहा और जो वोल्टेज जा रहा उसके बीच का एंगल। तो ये आपका एक्चुअल पावर है, ये आपका रियल पावर है, ये आपका एक्टिव पावर है। और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी वाट, क्योंकि ये पावर यूज हो रहा है, खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, काम कर रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है सिस्टम में। तो ये है आपका रियल पावर, ये आपका रियल पावर है। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो, सिर्फ कोस थीटा का डिफरेंस है, सिर्फ कोस थीटा का ही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक, इसको भी मैंने कर दिया एक ब्लॉक। अब एक चीज़ बता दूं कि आपको लग रहा है कि खर्च पावर ये है, लेकिन एक्चुअली में रियल पावर ये है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही कोस थीटा, और दैट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। सो व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर का फैक्टर क्या है, फैक्टर क्यों बोलते बताऊंगा आपको भी। पावर फैक्टर इज सिंपली आपको एपरेंटली जो पावर लगा, ऑब्वियसली एपरेंट पावर ज़्यादा होगा, एपरेंट पावर हमेशा ज़्यादा होगा, एपरेंट पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, रियल वाला तो है ही, जो अनरियल है, जो इमेजिनरी है, जो रिएक्टिव है, वो भी है इसके अंदर घुला हुआ है। उसको उससे है ना, उससे डिवाइड, किसको डिवाइड करोगे? रियल वाले पार्ट को। तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी अनडाउटेडली, क्योंकि रियल एपरेंट पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रियल पावर। और इसकी वैल्यू आप यहीं से देख सकते हो, कोस थीटा ही है। इसमें क्या रेशियो बनेगा? द कोस थीटा विल बी द रेशियो, कोस थीटा विल बी द रेशियो। एंड थीटा क्या है यहाँ से आप जरूर समझे, जो इफेक्टिव जो रिजल्टेंट वोल्टेज था और जो करंट था उनके बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट करंट एंड द रिजल्टेंट वोल्टेज। दिस इज योर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो भी आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, कोस थीटा। थीटा कैसे निकला, वहाँ से कोस थीटा फिर निकल जाएगा आपका। और यहाँ पे एक और चीज़ बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, एपरेंट पावर इज नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर भी यहाँ पे बताना जरूरी होगा, बहुत सिंपल है। रिएक्टिव पावर सिंपली आपका जो एपरेंट पावर था वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। जो एपरेंट पावर है यानी इस केस में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली, और आई तो रहेगा ही, सॉरी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, जो कि इमेजिनरी वाला पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। तो दिस इज योर रिएक्टिव पावर। तो एपरेंट पावर दैट इज इफ यू स्टार्ट विथ द थिंग्स रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एंड दोनों मिलकर बनाते हैं एपरेंट पावर। ठीक है, एंड दैट दिस इज योर पावर फैक्टर। क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे एसोसिएटेड थे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से एसोसिएशन, सारी चीज़ें हमने देखी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी सर्किट में हम रियल, रिएक्टिव और एपरेंट पावर को एसोसिएट करेंगे। देखिए मेरे पास एक सर्किट दिया हुआ है, सिंपल है, इसमें पैरेलल ले लेता हूँ मैं, और तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, एक इंडक्टर ले लिया मैंने, और एक मैंने ले लिया कैपेसिटर। तीनों चीज़ें मैंने ले ली और तीनों को कर दी पैरेलली कनेक्ट। कुछ वोल्टेज होगा, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, इन जनरल वी मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ऑब्वियसली दे आर इन पैरेलल, सो डिफरेंट करंट्स विल फ्लो। इस करंट, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का, 3 लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 22 एम्पियर का, और कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है 18 एम्पियर का। ठीक है, तो इसका पावर फैक्टर निकालने की हम कोशिश करते हैं, पावर फैक्टर। बाद में वोल्टेज की वैल्यू को भी कुछ ले लेंगे, सपोज 50 वोल्ट हम मान के न्यूमेरिकली पावर फैक्टर को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक, तो देखिए एक बार मैं फेजर डायग्राम बना लूँ जो कि सबसे सिंपल कर देगा हमारी लाइफ को। फेजर डायग्राम में सबसे पहले वोल्टेज सबका कॉमन है, देखिए सब पैरेलल में है। जो वोल्टेज 50 वोल्ट इसको भी मिल रहा, 50 वोल्ट इसको भी मिल रहा, 50 वोल्ट इसको भी मिल रहा, सबका सेम वोल्टेज यानी सेम फेज भी होगा ऑब्वियसली। तो सबके वोल्टेज को मैंने यहाँ पे कर दिया ड्रॉ, जो कि 50 वोल्ट है। ठीक है, अब करेंट्स क्या होने वाले हैं, करंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फेजेस के साथ होंगे। लेकिन रेजिस्टेंस की इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेजिस्टेंस का मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के फेज में होगा। रेजिस्टेंस की एक खासियत है
तो इसका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, सॉरी करंट, वोल्टेज एंड करेंट्स आर इन फेज मीन्स वोल्टेज तो 50 था ही, करंट जो 3 एम्पियर दिखाया गया वो इधर फ्लो हो रहा है। 3 एम्पियर का करंट सिंपली इधर फ्लो होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर मैं लिख दूं तो बिकॉज ऑफ द आर, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आर की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिंबल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, दिस सिंबल, ये रेजिस्टेंस की वजह से मेरा करंट इसके फेज में है। लेकिन मेरे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होने वाली चीज़ें क्या होंगी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैगिंग बिहाइंड होता है। तो इंडक्टर वाला करंट जो है 22 एम्पियर का जो करंट है वो इधर दिखा देता हूँ, 22 एम्पियर का करंट इधर दिखा देता हूँ, और जो कैपेसिटर है उसके करंट को मैं, ठीक है, दिखा देता हूँ इधर। ये मेरा कैपेसिटर का करंट है, कैपेसिटर में 18 एम्पियर का करंट है। ये 90 डिग्री लीड कर रहा है इसलिए ऊपर, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है इसलिए नीचे। ठीक है, लीड और लैग, आई होप क्लियर है आपको। तो ये लीड और लैग है, लेकिन ये दोनों सेम एक्सिस है, दोनों इमेजिनरी एक्सिस है। इनका सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है, यानी 18 और 22 को जोड़ घटाव कर सकते हो। ऑब्वियसली घटाना होगा 18 और 22 को एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ऑब्वियसली। तो यहाँ 22 है, यहाँ 18 है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली, इफ़ यू सी इफेक्टिवली इधर आपका करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का। इफेक्टिवली 4 एम्पियर का करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि दिस 4 एम्पियर इज सिंपली कमिंग फ्रॉम 22 माइनस 18। ठीक है, और ये वैल्यू आएगा 4, और डायरेक्शन इसका इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि 22 इज 22 इज ग्रेटर देन 18, तो इसका फेज वो डोमिनेट करेगा। तो सिंपली 4 एम्पियर, ये जो अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, सिंपली समझिए, इधर आपका 3 एम्पियर का करंट है और इफेक्टिवली इधर आपका 4 एम्पियर का करंट है, एंड इसको आप भूल जाइए। अब इसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो अब इन दोनों का इफेक्टिव देखेंगे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, दिस स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5 हो जाता है पाइथागोरस के हिसाब से, है ना, सिंपली 5। तो ये जो 5 एम्पियर का करंट है और ये जो 50 वोल्ट का वोल्टेज है, अच्छा इनके बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल देखेंगे, अभी जो लाइन बना वो और रियल एक्सिस क्या होगा, थीटा विल बी tan इनवर्स सिंपली आपका जो पार्ट थे 3 और 4 में, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, यानी 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये होगा। थीटा की वैल्यू सिंपल है, ठीक है, लंब बटा आधार, जिसको परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस बोलेंगे, और ये हाइपोटेनियस है। सिंपल है, पाइथागोरस से रिलेट करो, सिंपल हो जाएगा पहले। अब फोकस करने वाली बातें यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है और 50 वोल्ट का वोल्टेज आपने यहाँ पे लगाया था, 50 वोल्ट, और इन तीनों का करंट का इफेक्टिव करंट आपने निकाला तो क्या निकला है, 5 एम्पियर का करंट है। तो सिर्फ अगर आप वोल्टेज पे देखें और करंट को देखें और मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलोगे सर पावर की जो वैल्यू आएगी, सर पावर की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली इसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, करंट इसका 5 एम्पियर है, तो सर यही इसका पावर है। मैं कहूँगा पावर तो है, लेकिन ये एपरेंट पावर है। एपरेंटली आपको लगता है कि यही पावर है, इसीलिए इसको हम वाट में नहीं लिखेंगे, इसको VA लिखेंगे। तो ये कितना VA बना, 250 VA। 250 VA पावर है, नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, राइट, सही है। बट दिस इज एक्चुअली एपरेंट पावर एंड VA पावर, इसको VA बोलेंगे। अब मैं कहूँ कि आप काम करो, ये जो आपका वोल्टेज है और ये जो आपका करंट है, इसको मल्टीप्लाई तो करो आपस में, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है उसको भी एसोसिएट करो ना, एक्सक्यूज मी, क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट वोल्टेज तो है, लेकिन 5 एम्पियर जो है वो एंगल के साथ है, तो उस एंगल को एसोसिएट करो ना। तो एंगल को एसोसिएट कैसे करोगे, इस लाइन को इस लाइन की तरफ ले जाओगे, आधार की तरफ, तो कोस बन जाएगा। तो इसको सिंपली 50 वोल्ट 5 एम्पियर कोस थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है, tan इनवर्स 4/3 है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, यू विल बी अलाउड कैलकुलेटर, यू कैन यूज द कैलसी एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट कर देना। ये नहीं पुट करते हो तो यहाँ से मैथमेटिकली आप सिंपली इस ट्राइंगल से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट फिर भी चलो फॉर द सेक ऑफ योर्स मैं निकाल देता हूँ। आपका जो बेस और हाइपोटेनियस से ही निकलता है कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी, बेस कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 3/5, तो 5 विल बी कैंसिल्ड, 150 इस बार वाट लिखूंगा मैं, इस बार मैं लिखूंगा वाट। ठीक है, तो अब जो मेरा आया है ये मेरा रियल पावर है, यही मेरा रियल पावर है, दिस इज माई रियल पावर। और अगर कोई कह दे कि आप निकालो रिएक्टिव पावर, तो वो भी निकाल सकते हैं सिंपली। रिएक्टिव पावर मेरा क्या होगा, जो मेरा वोल्टेज वो तो रहेगा ही, जो मेरा करंट तो रहेगा ही। इस बार साइन थीटा लूँगा मैं, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, 4/3 है ना, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, देखो ये 3/5 है, ये 4/5 है, और टेन थीटा की वैल्यू है 3/4 है ना, 4/3, साइन थीटा बाई कोस थीटा 4/3 सॉरी। तो यहाँ से सिंपली मेरा ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू मेरी हो जाएगी 50 × 5 × 4/3 ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आएगा वो आपको ही कहता है कि सर इस बार जो आएगा मेरा जो एपरेंट पावर की यूनिट दिखाई जाती है, एक बार मैं लिख दूंगा इस बात को। एपरेंट पावर की जो यूनिट होती है, देखिए यहाँ पे जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैं टाइम देना चाहता हूँ आपके लिए। जो एपरेंट पावर मैंने बताया, एपरेंट पावर उसकी यूनिट मैंने बताई सिंपली वी है, और जो मैंने रियल पावर बताई उसकी वैल्यू मैंने यूनिट बताई वाट। बट कोई कहे सर रिएक्टिव पावर की यूनिट कुछ अलग होती है क्या, रिएक्टिव पावर की यूनिट तो इसकी यूनिट भी वी होती है, लेकिन ये वी और ये वी में डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रैकेट में रिएक्टिव लिख दिया जाता है, ठीक है, या सिंपली रिएक्टिव भी लिख दिया जाता है। ये वी ए रिएक्टिव है, ये VAR भी लिखा जाता है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट यू कैन नोट दिस कि अपेरेंट पावर रियल पावर तो क्लियर था हमारा, बट रिएक्टिव पावर को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इसके लिए VAR इसकी यूनिट बना दी जाती है। VAR, VA तो है ही, साथ में R लगा दिया जाता है, R मीन्स रिएक्टिव, जो रिएक्टिव वाला V है वो वाला V है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, विल गेट दिस रिएक्टिव पावर, साइन थीटा के साथ रिएक्टिव पावर आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर हमने सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, ठीक है। अपेरेंट पावर भी हमने निकाला इस सर्किट में, रियल पावर भी हमने निकाला इस सर्किट में, किस तरह से ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सारे को यूज करके, और इस तरह से हमारा एक्टिव रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर हमने नहीं निकाला अभी तक। पावर फैक्टर तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपली आप कोस थीटा कर दो, कोस थीटा की वैल्यू आपकी क्या हुई थी यहाँ पे 3/5, ये 3/5 ही आपका पावर फैक्टर है। सिंपली पॉइंट पे निकालोगे तो 0.6 हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं निकाले हो, आपको कुछ और तरीके से पता चला है, तो आप वैल्यूज को लोगे और उसको क्या करोगे 150 और 250 को यूज करोगे, इसके रेशियो को लोगे। 250 लग रहा था कि 250 VA का पावर आपको लग रहा था कि है, लेकिन 150 वाट का ही पावर रियली है, ठीक है। तो इसको भी करोगे तो वही आएगा, 5 3 15 5 5 25, वही चीज़ तो है, ठीक है। ये जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ रेशियो। So this is how you can calculate power factor, apparent power, real power, reactive power and all. I hope this theoretical concept and mathematical mapping was clear to you. अगले क्लास में हम एवरेज, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, बहुत सिंपल टॉपिक होने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे।